चलिए अब हमने जैसे पिछले लेक्चर में ये देखा था कि किस प्रकार से तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण हुआ था। जैसे हमने ये पढ़ा था कि नासिरुद्दीन महमूद तुगलक का शासनकाल था और 1398 में तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण हुआ है। ठीक है, अब उसी तैमूर लंग की हम कुछ विशेषताएं पढ़ते हैं कि तैमूर लंग एक्चुअल में कौन था और कहाँ से आया था, और इसके बाद हम शुरुआत करते हैं किसकी, सैयद वंश की अर्थात खिज्र खान की। ठीक है, तैमूर का भारत पर आक्रमण किस वर्ष हुआ है? वर्ष 1398 ईस्वी में। ठीक है, अमीर तैमूर को भाग्यशाली भविष्य का स्वामी कहा जाता है। तो सबसे पहले यहां पर जो शब्द दिया गया है हमें, वो शब्द है अमीर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि तैमूर के जो पिता हैं या दादा होंगे वो कभी ना कभी सल्तनत के किसी सुल्तान के अधीन अमीर के पद पर रहे होंगे। यही कारण है कि तैमूर के नाम के आगे जुड़ा है अमीर, और ऐसा सच में है। तैमूर के जो दादा थे वे फिरोज शाह तुगलक के अधीन अमीर के पद पर थे, वही अमीर जिनके बारे में हम अभी तक पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है, तो अमीर तैमूर को भाग्यशाली भविष्य का स्वामी कहा जाता था। तो तैमूर लंग का उपनाम क्या था? तैमूर लंग का उपनाम था भाग्यशाली भविष्य का स्वामी। ठीक है, एक युद्ध में उसकी एक टांग घायल हो गई थी, जिसके कारण वह जीवन भर लंगड़ाता रहा। इसीलिए तैमूर लंग कहा जाता है, या इसीलिए उसका नाम पड़ा तैमूर लंग। वास्तविक नाम तो उसका था तैमूर, लेकिन क्योंकि वो लंगड़ा हो गया था, एक युद्ध में उसके पैर में चोट लग गई थी, इसलिए लंगड़ा कर चलता था। यही कारण है कि उसका नाम पड़ा तैमूर लंग। ठीक है, उसका जन्म 1336 ईस्वी में ट्रांस ऑक्सियाना के कैच नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था इसका जन्म? इसका जन्म 1336 ईस्वी में ट्रांस ऑक्सियाना के कैच नामक स्थान पर हुआ था। अब ट्रांस ऑक्सियाना वर्तमान में ईरान क्षेत्र में आता है। तो ईरान क्षेत्र में इसका जन्म हुआ था, और उस क्षेत्र का नाम क्या था? ट्रांस ऑक्सियाना का कैच नामक क्षेत्र। वह तुर्कों की कौन सी जाति का था? ये तुर्क। लेकिन तुर्कों के अधीन कौन सी जाति थी? बरसाल। वह तुर्कों की बरसाल नस्ल का था। जाति हो गई तुर्क, लेकिन नस्ल कौन सी हो गई? बरसाल नस्ल। उसके पिता अमीर तुर्ग-ई, क्या नाम था पिता का? पिता का नाम था अमीर तुर्ग-ई, एक छोटी सी जागीर के स्वामी थे। 1369 ईस्वी में तैमूर अपने पिता की मृत्यु के बाद समरकंद की गद्दी पर बैठा। वर्तमान में उज्बेकिस्तान का जो क्षेत्र है रशिया के नीचे, उज्बेकिस्तान में ये स्थान आता है कौन सा? समरकंद का। तो ये बादशाह कहाँ का था? तैमूर लंग समरकंद का बादशाह था। और आज के समय समरकंद कहाँ आता है? आज के समय समरकंद आता है आपके उज्बेकिस्तान वाले क्षेत्र में। ध्यान से देखना, ये मैप है एशिया का। ठीक है, अब यहाँ पर ये स्थान है उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकिंद, और ताशकिंद के पास में ही क्षेत्र आता है कौन सा? समरकंद का। तो बस समरकंद से आया काबुल, काबुल से होते हुए खैबर दर्रे को पार करके एंटर हो गया पाकिस्तान में। और उस समय पाकिस्तान क्या था? भारत का ही एक अभिन्न हिस्सा था। ठीक है, तो ये अपने पिता की मृत्यु के बाद समरकंद का बादशाह बना। तैमूर एक महान सैनिक एवं कुशल राजनीतिज्ञ था। तो दो प्रतिभा कौन सी थी तैमूर में? ये उच्च कोटि की सैनिक कौशल भी इसमें विद्यमान था, और एक उच्च कोटि का राजनीतिज्ञ भी था। अपनी विजयों के फलस्वरूप इसने ईरान, अफगानिस्तान, सीरिया, कुर्दिस्तान
आदि अनेक क्षेत्रों पर विजय हासिल की और एक विशाल साम्राज्य का ये स्वामी बना। मतलब आप देखो कि इसने शासन करना शुरू किया समरकंद से, जो उज़्बेकिस्तान का एक क्षेत्र था। उसके बाद इसने इतना बड़ा ईरान जीता, ठीक है, ये तुर्किस्तान जीता, उसके बाद अफगानिस्तान जीता, ठीक है, और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर दी किसने? तैमूर लंग ने। और उसके बाद इसने आक्रमण किया कहाँ? भारत पर। अपनी विजयों के फलस्वरूप उसने ईरान, अफगानिस्तान, सीरिया, कुर्दिस्तान, मतलब हम ये बोल सकते वर्तमान का जो पश्चिमी एशिया है वो पूरा जीत लिया था किसने? तैमूर लंग ने। तैमूर की विजयों का मुख्य कारण उसकी धन लिप्सा थी, मतलब धन के प्रति अत्यधिक प्रेम। तो अत्यधिक धन कमाने के उद्देश्य से उसने ये सारे अभियान किए थे। भारत पर उसके आक्रमण का उद्देश्य भी धन प्राप्ति ही था। तो भारत पर उसने क्यों आक्रमण किया? भारत पर उसके आक्रमण का कारण अत्यधिक धन की प्राप्ति ही था। क्लियर है? मार्च अप्रैल 1398 ईस्वी में, कब की बात है? मार्च अप्रैल 1398 ईस्वी में तैमूर अपनी राजधानी समरकंद से भारत पर आक्रमण करने के लिए रवाना हुआ। तो भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य था भारत से अत्यधिक धन को प्राप्त करना, और भारत से धन प्राप्त करने के उद्देश्य से ही ये मार्च अप्रैल 1398 में अपनी राजधानी समरकंद से चला। उसने झेलम नदी पार की और तुलंबा, झेलम नदी जैसे ही पार करो तो एक इलाका आता है, कौन सा? तुलंबा। इसी को ही कहा जाता है तालमी क्षेत्र। झेलम नदी इसने पार करी और कहां पर एंटर हो गया? ये तालमी क्षेत्र पर, तालमी नामक स्थान पर इसने अधिकार कर लिया। तो भारत की मुख्य भूमि पर सबसे पहले तैमूर लंग ने कौन से क्षेत्र पर अधिकार किया था? इसने अधिकार किया था तालमी क्षेत्र पर। फिर व्यास नदी के तट पर उसका पोता, किसका पोता? तैमूर लंग का पोता, जो कि काबुल का सूबेदार था, जिसका नाम था पीर मोहम्मद। तैमूर का पोता था पीर मोहम्मद, जो कि कहाँ का सूबेदार था? काबुल का। उससे आ मिला। मतलब फिर एक तो तैमूर लंग की सेना थी और दूसरी सेना उसके पोते पीर मोहम्मद की हो गई, और इन दोनों की सेना एक दूसरे से आकर मिल गई और उसने भटनेर पर आक्रमण किया। ये इलाका भी पंजाब वाले क्षेत्र में है, लेकिन ये इलाका चला गया है पाकिस्तान में। कौन सा? भटनेर। भटनेर पर आक्रमण किया और भटनेर का किलेदार, मतलब भटनेर का जो किला था उसका मालिक, भटनेर का किलेदार था दूल चांद। इस दूल चांद ने आत्मसमर्पण कर दिया। मतलब इतनी विशालकाय सेना हो गई थी तैमूर लंग की पीर मोहम्मद के मिलने के बाद कि फिर इससे युद्ध करना एक अच्छी सोच नहीं थी। वही किया किसने? दूल चांद ने। और दूल चांद जो कि भटनेर के किले का किलेदार था, उसने अधीनता स्वीकार कर ली किसकी? तैमूर लंग की। तो तैमूर लंग जैसे ही एंटर हुआ, अभी मैंने मैप पर बताया था कि समरकंद से चला, उसके बाद उसने अफगानिस्तान के काबुल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। काबुल तो उसका था ही, और वहाँ का सूबेदार उसका पोता ही था, जिसका नाम है पीर मोहम्मद। और उसके बाद इन्होंने भारत में एंट्री मारी और भारत में एंटर होते ही इन्होंने भटनेर के किले पर अधिकार कर लिया। इसके बाद 11 दिसंबर 1398 ईस्वी को तैमूर कहाँ पहुंचा? दिल्ली पहुंच गया। उस समय दिल्ली का शासक नासिरुद्दीन महमूद था। कल हमने यहीं से छोड़ा था कि जब तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण हुआ उस समय दिल्ली का शासक कौन था? उस समय दिल्ली का शासक था नासिरुद्दीन महमूद। और कब पहुंचा ये दिल्ली? तो ये 11 दिसंबर 1398 को दिल्ली पहुंचा। उसके बाद 18 दिसंबर 1398 को तैमूर और दिल्ली की शाही सेना के मध्य युद्ध हुआ। शाही सेना मतलब दिल्ली के सुल्तान की सेना, इनके बीच युद्ध कब हुआ? 18 दिसंबर 1398 को, जिसमें नासिरुद्दीन महमूद व मल्लू इकबाल जो कि कहना चाहिए कि
सहारा दे रहा था नासिरुद्दीन महमूद को। तो नासिरुद्दीन महमूद और मल्लू इकबाल बुरी तरह पराजित हुए किससे? तैमूर लंग से। तैमूर ने दिल्ली में कत्लेआम का आदेश दिया और 15 दिनों तक यह कत्लेआम चलता रहा। तैमूर लंग ने क्योंकि दिल्ली जीत ली थी तो उसने आदेश दे दिया कि लोगों को मारो और उन्हें लूट लो। इसलिए 15 दिनों तक लगातार कत्लेआम चलता रहा दिल्ली में। अतुल्य संपत्ति, अतुल्य मतलब जिसका कोई मूल नहीं, अपार संपत्ति लूट ली किसने? तैमूर लंग ने। अतुल्य संपत्ति लूटने के बाद 1399 ईस्वी में तैमूर फिरोजाबाद, मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा और जम्मू होते हुए वापस समरकंद लौट गया। क्लियर है? मतलब 15 दिन तक लगातार लूट मची। कहां पर? दिल्ली और पूरे सल्तनत में। पूरे भारत को अच्छा खासा लूट लेने के बाद ये वापस कहां चला गया? समरकंद। और तैमूर लंग की इसमें सहायता करी थी, अत्यधिक सहायता करी थी किसने? खिज्र खान ने। और खिज्र खान की इसी सहायता से प्रभावित होकर उसने सल्तनत का पूरा हिस्सा दे दिया किसे? खिज्र खान को। जाने से पहले उसने खिज्र खान को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर, ये मुल्तान अब आने लगा है पाकिस्तान में, लेकिन बहुत बड़ी रियासत थी। दीपालपुर भी आ गया है। कहां पर? ये वर्तमान में हरियाणा वाले इलाके में आता है दीपालपुर। और लाहौर, लाहौर तो अपने आप में बहुत ही विशाल रियासत थी। तो मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का क्षेत्र दे दिया किसे? खिज्र खान को। और खिज्र खान को इस इलाके का सूबेदार नियुक्त किया गया। ठीक है। और कालांतर में खिज्र खान ने ही स्थापना कर ली किसकी? सैयद वंश की। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सैयद वंश से। सैयद वंश कब से कब तक रहा? 1414 से 1451 ईस्वी, मतलब लगभग 37 साल तक सैयदों ने शासन किया। और खिलजियों ने शासन किया है 30 वर्ष तक। यानी कि हम कह सकते हैं कि सबसे कम शासन करने में दूसरे स्थान पर आते हैं सैयद, क्योंकि खिलजियों का शासन 1290 से रहा है 1320 में 30 साल का, और इनका शासन रहा है 37 साल का, 1414 से 1451 ईस्वी तक। सल्तनत कालीन समस्त राजवंशों में खिलजियों के बाद सैयदों का शासनकाल 1414 से 1451 ईस्वी सबसे कम 37 वर्ष तक रहा। सैयद वंश के समय दिल्ली सल्तनत की सीमा 200 मील के क्षेत्र तक सीमित रह गई। मतलब जैसा हमने एक समय देखा था तुगलकों के टाइम पर, खासकर कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, कि पूरा दक्षिण भारत भी मोहम्मद बिन तुगलक का था। लेकिन साम्राज्य का विभाजन भी उसके शासनकाल में हुआ था, जब 1336 में विजयनगर और 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। लेकिन सैयदों के समय सल्तनत का जो इतना विशाल क्षेत्र था वो इतने गंदे तरीके से टूटा कि जो दिल्ली की रियासत थी वो दिल्ली से सिर्फ 200 मील तक सीमित रह गई। जरा सा सल्तनत बचा किसका? सैयदों का। कारण मालूम क्या था? कारण यही था कि फिरोज शाह तुगलक के बाद कोई भी दमदार शासक नहीं आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने तो अच्छा खासा साम्राज्य विस्तार किया था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने साम्राज्य विस्तार बिल्कुल नहीं किया। फिरोज शाह तुगलक ने को जो साम्राज्य मिला था उसको उसने सही तरीके से संभाला, लेकिन फिरोज शाह के जितने उत्तराधिकारी हुए वे निकम्मे हुए, एक नंबर के कमजोर शासक हुए। उसके बाद तैमूर लंग का आक्रमण हो गया। तो तैमूर लंग के आक्रमण के बाद तो पूरी सल्तनत में भयंकर अराजकता फैली, और जिसको जो क्षेत्र मिला वो वहीं का राजा हो गया। तो खिज्र खान ने जिस सैयद वंश की स्थापना की थी, और खिज्र खान जब सुल्तान बना था, हालांकि उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, लेकिन कहने को वो जब सुल्तान बना था तो दिल्ली के हालात बहुत ही खराब थे, और जो पूरा दिल्ली का इलाका है
वो 200 मील की दूरी पर ही सिमट कर रह गया था। इस वंश का संस्थापक खिज्र खान था। अब समझ में आ गया होगा कि इसने मदद की थी किसकी? तैमूर लंग की। और अभी हम उन परिस्थितियों के बारे में भी पढ़ेंगे जिन परिस्थितियों में खिज्र खान मजबूर हो गया था तैमूर लंग की मदद करने के लिए। सैयद वंश में कुल 4 शासक हुए हैं। सबसे पहला था खिज्र खान, उसके बाद मुबारक शाह, मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह के बाद अलाउद्दीन हसन शाह। तो कितने शासक हुए हैं सैयद वंश में? 3 ही शासक हुए हैं, खिज्र खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन हसन शाह। और सैयद वंश के शासकों के पास रैयत ए आला की उपाधि थी। काय की उपाधि थी इनके पास? रैयत ए आला की। कारण मालूम क्या था? कारण यह था कि खिज्र खान को तैमूर लंग सुल्तान नहीं अपितु सूबेदार बनाकर गया था और उसको 3 सूबे दिए थे। एक मुल्तान दिया था, दीपालपुर दिया था, और एक मुल्तान का क्षेत्र था, एक दीपालपुर का क्षेत्र था, और एक ये वाला भटनेर वाले इलाके थे। ये इलाके सौंप दिए थे किसे? खिज्र खान को। इसलिए खिज्र खान या सैयदों को जो उपाधि दी जाती है वो रैयत आला की उपाधि दी जाती है, ना कि सुल्तान की। अब इस वंश की जानकारी हमें कैसे मिल रही है? इस वंश की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? सैयद वंश के विषय में जानकारी का एकमात्र स्रोत उस समय के प्रमुख इतिहासकार याहिया बिन अहमद सरहिंदी, ये उस समय के प्रमुख इतिहासकार थे। कौन? याहिया बिन अहमद सरहिंदी। इनकी किताब थी तारीख ए मुबारक शाही। क्या नाम था इनकी किताब का? इनकी किताब का नाम था तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही जो कि याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखी है, इस किताब से हमें सैयदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस वंश की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा लिखी गई तारीख ए मुबारक शाही नामक किताब। अब हम अध्ययन करते हैं किसका? खिज्र खान का। अभी तक क्या पढ़ा हमने खिज्र खान के बारे में? नासिरुद्दीन महमूद जो कि तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान था, उसके शासनकाल में तैमूर लंग का, जो कि मध्य एशिया के समरकंद का शासक था, उसका आक्रमण होता है और तैमूर लंग की मदद करता है कौन? खिज्र खान। तैमूर लंग दिल्ली में 15 दिनों तक लगातार कत्लेआम मचाता है। उसके बाद खिज्र खान की सेवा से खुश होकर तैमूर लंग उसे सूबेदारी दे जाता है सल्तनत की, और इस प्रकार से खिज्र खान का शासन सल्तनत पर आरंभ होता है और सल्तनत पर एक नए राजवंश अर्थात सैयद वंश की स्थापना होती है। खिज्र खान के पास उपाधि कौन सी थी? इनके पास रैयत आला की उपाधि थी, अभी पढ़ा अपन ने। खिज्र खान ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसलिए नहीं की क्योंकि तैमूर लंग इसे सुल्तान नहीं अपितु सूबेदार बनाकर गया था, इसीलिए रैयत आला की उपाधि से ही संतुष्ट रहा। उसने रैयत आला की उपाधि से ही स्वयं को संतुष्ट रखा। किसने? खिज्र खान ने। अपने सिक्कों पर उसने तैमूर तथा तैमूर के पुत्र शाहरुख का नाम अंकित करवाया। मतलब प्रशासन का संचालन करने के लिए खिज्र खान ने जो सिक्के चलवाए थे, उन सिक्कों पर भी उसने स्वयं का नाम नहीं लिखवाया, अपितु तैमूर लंग का नाम लिखा गया और तैमूर लंग के पुत्र शाहरुख का नाम इसमें लिखा गया। किस पर? वो सिक्के जो खिज्र खान ने चलवाए थे। वह तैमूर के पुत्र शाहरुख को निरंतर भेंट और राजस्व भेजता रहा। मतलब क्योंकि ये सुल्तान बना है, सुल्तान की उपाधि तो धारण नहीं की है, लेकिन ये सुल्तान बन गया था तो किसकी बदौलत बना था? ये तैमूर लंग की बदौलत। और तैमूर लंग वास्तविक शासक था। यही कारण था कि तैमूर लंग का जो पुत्र था ना शाहरुख,
उसको ये निरंतर भेंटें देता गया, मतलब गिफ्ट भेजता गया, और अपने क्षेत्र से जो राजस्व इकट्ठा उसका कुछ भाग ये भेजता गया किसे, शाहरुख को। जिसका तात्पर्य ये है कि ये इसने स्वयं को एक स्वतंत्र शासक नहीं माना, ये हमेशा स्वयं को तैमूर लंग और उसके पुत्र शाहरुख के अधीन ही समझता रहा। खुतबे में भी शाहरुख का नाम का उल्लेख किया जाता था, जो भी खुतबे पढ़वाए जाते थे उसमें भी शाहरुख के नाम का उल्लेख होता था। प्रारंभिक जीवन, अब इसका प्रारंभिक जीवन क्या था? तो खिज्र खान सैयद वंश का संस्थापक था, ये चीज तो क्लियर हो गई होगी। उसके पिता का नाम मलिक सुलेमान था। क्या नाम था खिज्र खान के पिता का? खिज्र खान के पिता का नाम था मलिक सुलेमान, जो फिरोज शाह तुगलक के अमीर थे। क्लियर है? किसके अमीर थे ये? फिरोज शाह तुगलक के अमीर थे। और फिरोज शाह तुगलक का एक और अमीर था जिसका नाम था मलिक मर्दान दौलत, का दत्तक पुत्र था कौन? मलिक सुलेमान। मतलब आप ये समझना कि खिज्र खान के पिता का नाम था मलिक सुलेमान, और खिज्र खान के जो दादाजी थे, खिज्र खान के दादाजी फिरोज शाह तुगलक के अमीर थे। उनका पुत्र था, दत्तक पुत्र मतलब गोद लिया हुआ पुत्र था खिज्र खान के पिता। क्लियर है? सुलेमान मुल्तान का गवर्नर था, मतलब ये जो मलिक सुलेमान है वो कहां का गवर्नर था? मुल्तान का। और किसका पुत्र था? फिरोज शाह तुगलक का एक अमीर था जिसका नाम था मलिक मर्दान दौलत, उसके दत्तक पुत्र था कौन? मलिक सुलेमान। और मलिक सुलेमान का पुत्र हुआ है खिज्र खान। अब मलिक सुलेमान कहाँ का गवर्नर था? तो ये मुल्तान का गवर्नर था। और मुल्तान रियासत कहाँ आती है? मुल्तान रियासत अब पाकिस्तान में आने लगी है, पेशावर के पास में। सुलेमान की मृत्यु हो गई, और सुलेमान की मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक ने खिज्र खान को मुल्तान का गवर्नर बना दिया। ठीक है, क्योंकि पिता की मृत्यु के बाद पद किसको मिलता था? उसकी संतान को। तो मलिक सुलेमान की संतान कौन था? खिज्र खान। तो जब मलिक सुलेमान का देहांत हो जाता है तो फिरोज शाह तुगलक उस समय सुल्तान था, तो फिरोज शाह तुगलक ने मुल्तान का सूबेदार बना दिया किसे? खिज्र खान को। अब 1395-96 में दीपालपुर का सूबेदार, वहीं मुल्तान के बाजू वाली रियासत है दीपालपुर। मुल्तान अब आने लगा है पाकिस्तान में और दीपालपुर आने लगा है पंजाब में। मतलब भारत का जो पंजाब क्षेत्र है वहां पर एक स्थान आता है दीपालपुर, और उसी से लगभग 150 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में आ जाता है मुल्तान। तो दीपालपुर का राज्यपाल उस समय था सारंग खान। क्या नाम था दीपालपुर के राज्यपाल का? सारंग खान। सारंग खान ने क्या चतुराई दिखाई कि इसने खिज्र खान को मुल्तान से आपदस्थ कर दिया। मतलब इसने मना लिया किसे? फिरोज शाह तुगलक को, और फिरोज शाह तुगलक ने मुल्तान की सूबेदारी दे दी थी खिज्र खान को। लेकिन दीपालपुर का जो सूबेदार था जिसका नाम था सारंग खान, उसने फिरोज शाह तुगलक को मनाया, बहलाया और मुल्तान की सूबेदारी खिज्र खान से अपने पास ले ली। खिज्र खान भागकर मेवात, अभी अगर मैप पर देखोगे तो हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर एक स्थान मिलेगा आपको, मेवात। जब खिज्र खान से मुल्तान क्षेत्र की सूबेदारी छीन ली गई तो ये भागकर कहां आ गया? ये आ गया मुक्ता बहादुर नाहर के पास, जो कि मेवात के शासक थे। कौन? मुक्ता बहादुर नाहर के पास उसने शरण ले ली। अब जब खिज्र खान कहाँ था? मेवात के मुक्ता बहादुर नाहर के पास। तो समय हो गया था 1398 ईस्वी का, और 1398 में तो तुमको मालूम ही है कि तैमूर लंग ने आक्रमण कर दिया था। ये खार खाए बैठा था सल्तनत से कि मुझे सल्तनत के शासकों से बदला लेना है और अपनी हुकूमत चलानी है, क्योंकि पहले भी खिज्र खान के साथ गलत हुआ था।
क्योंकि जिस प्रकार से खिज्र खान के दादाजी, उसके पिताजी और वो स्वयं सल्तनत की सेवा करते हुए आया था, उसको सल्तनत से बेदखल करना ये सल्तनत के सुल्तानों की बहुत बड़ी गलती थी। और दीपालपुर के सूबेदार सारंग खान ने उसके साथ गलत किया था, इसलिए उसके अंदर रोष था कि उसे सल्तनत से बदला लेना है। यही कारण है कि खिज्र खान ने मदद की थी किसकी? तैमूर लंग की। इसी समय 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। खिज्र खान ने उसकी सहायता की तथा उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। अब समझ में आया आपके कि खिज्र खान ने एक्चुअल में तैमूर की मदद क्यों की थी? क्योंकि खिज्र खान के साथ इतिहास में गलत हुआ था। क्लियर है? अब इससे प्रसन्न होकर तैमूर भारत से वापस जाते समय खिज्र खान को मुल्तान दीपालपुर की सूबेदारी सौंप गया था। अब ये चीज तो क्लियर हो गई होगी आपको। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि तैमूर लंग ने भारत में 15 दिन, खासकर की दिल्ली में भयंकर कत्लेआम मचाया था। अतः खिज्र खान को पुनः अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने का अवसर मिला, क्योंकि तैमूर लंग उसे पूरा क्षेत्र सौंप गया था। अब सत्ता ग्रहण। खिज्र खान ने जब सत्ता ग्रहण की थी, जून 1414 ईस्वी में खिज्र खान गद्दी पर बैठा। उस समय परिस्थितियां बहुत ही विकट थीं। कब? जून 1414 में। तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर व्यवस्था पूरी तरह नष्ट हो गई थी। मतलब जो एक प्रशासनिक व्यवस्था थी, वो प्रशासनिक व्यवस्था पूर्ण रूपेण ध्वस्त हो गई थी, क्योंकि तैमूर ने व्यापक अराजकता फैला दी थी दिल्ली में। इसलिए खिज्र खान ने जब गद्दी हासिल की तो उसको जमाई जमाई व्यवस्था नहीं मिली, जबकि खिज्र खान का बाकी का जीवन व्यवस्था जमाने में ही निकल गया। अपन ने पढ़ा ही था कि सैयद वंश की जब स्थापना हुई थी तो पूरा दिल्ली क्षेत्र या सल्तनत का क्षेत्र 200 मील की दूरी में ही सिमट गया था। इसलिए व्यापक अराजकता वाला माहौल था जब खिज्र खान ने अपना राज्याभिषेक करवाया या जब वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। सल्तनत अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में विभक्त हो चुकी थी। जैसा मैंने अभी बताया कि सल्तनत का जो क्षेत्र था, क्योंकि आक्रमण हो गया था तैमूर लंग का, इसलिए जिसको जो क्षेत्र मिला वो वहीं का शासक हो गया। इसलिए सल्तनत का जो बहुत बड़ा साम्राज्य था वो छोटे छोटे से टुकड़ों में विभाजित हो गया था उस समय जब खिज्र खान गद्दी पर बैठा था। कटेहर, यह बिहार में आता है। कौन सा? कटेहर क्षेत्र। कटेहर, बदायूं इलाहाबाद का क्षेत्र, इटावा यूपी वाला इलाका, पटियाला पंजाब का क्षेत्र, ग्वालियर मालूम होगा, बयाना राजस्थान का भरतपुर क्षेत्र उस समय का बयाना था, कामपिल्य ये भी उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र, चंदावर अपना महोबा वाला इलाका, नागौर राजस्थान का क्षेत्र, और मेवात हरियाणा और राजस्थान की बाउंड्री पर आता है मेवात। अत्यंत अशांत क्षेत्र थे। मतलब ये ऐसे इलाके थे जहां पर व्यापक रूप से अराजकता फैली थी और कोई किसी प्रकार का डिसिप्लिन नहीं मान रहा था। अत्यधिक अशांत क्षेत्र थे ये पूरे के पूरे। सर्वप्रथम खिज्र खान ने सरदारों व अपने समर्थकों को विभिन्न पदों व उपाधियां देकर उन्हें संतुष्ट करने की नीति अपनाई। अब ये चीज़ हमारे लिए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि खिज्र खान जब गद्दी पर बैठा था तो व्यापक अराजकता विद्यमान थी। उसने ऐसी कौन सी नीतियां अपनाई थी जिस नीति से उसने साम्राज्य को फिर से बनाया था या एक नए सांचे में ढाला था। क्या किया था इसने? इसने ये किया था जो कि नेता वर्ग था या खिज्र खान के जो समर्थक थे उनका कनेक्शन आम जनता से बहुत अच्छा था। इसीलिए उनको लुभाने के लिए खिज्र खान ने क्या किया? उनको लुभाने के लिए खिज्र खान ने उन्हें बड़े बड़े पदों पर नियुक्त किया। वो जैसा चाहते थे वैसा पद उन्हें दिया गया, बड़ी बड़ी उपाधियां उनको दी गई, जिससे कि ये सरदार, पगड़ी वाले सरदार नहीं है, सरदार मतलब जनता के नेता,
जिससे कि ये सरदार संतुष्ट हो जाए खिज्र खान से और वे जनता से अपील करें शांत रहने की। ये मंशा थी खिज्र खान की। तो खिज्र खान ने क्या नीति अपनाई? खिज्र खान ने वही नीति अपनाई जो कमलनाथ ने अपने आखिरी टाइम पर अपनाई थी, 3 जिले बनाकर। मतलब विधायक जो कह रहे हैं वैसा कर दे तो विधायक संतुष्ट हो जाएंगे और वे दल नहीं बदलेंगे। वही नीति थी जो अपनाई थी किसने? खिज्र खान ने। उसने अपने समर्थकों को बड़े बड़े पदों पर नियुक्त किया जिससे समर्थक संतुष्ट हो जाए किससे? खिज्र खान से। मलिक उस शर्क जो कि खिज्र खान का बहुत खास था। कौन? मलिक उस शर्क को खिज्र खान ने अपना वजीर नियुक्त किया। मतलब सुल्तान के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पद होता है वो था वजीर। तो किसे बनाया? मलिक उस शर्क को, और उसे ताज उल मुक्त की उपाधि दी। ताज उल मुक्त मतलब सभी ज्ञानियों में सबसे ज्ञानी, सभी लोगों में सबसे प्रिय, सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति, उसको दी जाती थी ताज उल मुक्त की उपाधि। तो ये बहुत खास था। कौन? मलिक उस शर्क। उसे वजीर बनाया और उसे कौन सी उपाधि दी? उसे ताज उल मुक्त की उपाधि से नवाजा गया। सैयद सलीम, ये एक अन्य समर्थक था किसका? खिज्र खान का। सैयद सलीम को सहारनपुर का इक्ता प्रदान किया। जैसे हमने आज की जमींदारी, उस समय की इक्ता व्यवस्था जो कि शुरू करी थी इल्तुतमिश ने, तो वही इक्ता व्यवस्था अभी भी चल रही थी। तो सैयद सलीम ये भी एक समर्थक था किसका? खिज्र खान का। उसको सहारनपुर क्षेत्र दिया जो कि वर्तमान में यूपी में आता है, वहां का इक्ता प्रदान किया कि वहां से टैक्स वसूलने का कार्य किसका होगा? सैयद सलीम का। वह सुल्तान का प्रमुख परामर्शदाता बना। मतलब सुल्तान को कब कौन सा काम करना चाहिए इसका परामर्श सुल्तान लेने लगे किससे? सैयद सलीम से। मलिक सरवर ये भी एक बहुत बड़ा समर्थक था किसका? खिज्र खान का। मलिक सरवर को शहर का शहना मतलब दीवान नियुक्त किया। दिल्ली शहर का दीवान नियुक्त किया किसे? मलिक सरवर के लिए। इसके अतिरिक्त सुल्तान की अनुपस्थिति में राजपद संभालने का दायित्व भी किसे मिला? मलिक सरवर को। मतलब जब खिज्र खान दिल्ली से बाहर हो या सुल्तान पद के कर्तव्यों को ना निभा पा रहा हो, उस समय मलिक सरवर के पास अधिकार था कि वो सुल्तान के दायित्वों को निभाएगा। इस प्रकार के बड़े बड़े पद दिए खिज्र खान ने अपने समर्थकों को कि वे पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो जाएं। अब इसके बाद सैनिक अभियान एवं विद्रोहों का दमन। खिज्र खान ने कौन कौन से सैनिक अभियान किए और कौन कौन से विद्रोहों का दमन किया, तो उसको ध्यान से समझना। खिज्र खान ने अपने शासनकाल का पूरा समय उपद्रवों और विद्रोहों को दबाने में व्यतीत किया। देखो, कोई नया क्षेत्र तो ये जीत नहीं पाया क्योंकि तैमूर लंग के आक्रमण के बाद ये सुल्तान बना था, इसलिए जितना क्षेत्र इसको मिला था वो भी व्यापक अराजकता से ग्रसित था। इसीलिए इसका जो पूरा जीवन काल है वो इन उपद्रवों और विद्रोहों को शांत करने में ही व्यतीत हुआ था। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि इसका शासनकाल का पूरा समय उपद्रवों एवं विद्रोहों को दबाने में व्यतीत हुआ। उस समय दिल्ली सल्तनत की सीमा दोआब एवं मेवात के कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित थी। देखो, ये मैंने पहले भी बताया था कि गंगा और यमुना के बीच का इलाका कहलाता था दोआब। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका हरियाणा और ये वाला क्षेत्र आएगा राजस्थान। इसके बीच में आता था कौन सा? मेवात का क्षेत्र। तो दिल्ली सल्तनत सिर्फ इतनी सी ही बची थी किसके शासनकाल में? खिज्र खान के। इसलिए इसका जो साम्राज्य था वो जरा सा ही था। उसी साम्राज्य में उपद्रवों को शांत करने में इसका जीवन व्यतीत हुआ। खिज्र खान ने इन सीमाओं को विस्तृत करने में कोई प्रयत्न नहीं किया। कैसे करेगा भाई? जो मिला है उसको तो संरक्षण मिल जाए, तब तो क्षेत्र का विस्तार करें। उसका प्रमुख कार्य दिल्ली के निकट उपजाऊ क्षेत्र को अपने अधीन करने और प्रत्येक वर्ष सैनिक बल द्वारा अपने जागीरों से राजस्व वसूल करना था।
सिर्फ क्या किया इसने, कोई नया क्षेत्र नहीं जीता, सिर्फ सैनिक भेज भेज कर जो भी क्षेत्र था वहां से इसने राजस्व इकट्ठा करवाया, दैट्स इट। इस कार्य में मंत्री ताज उल मुल्क ने सहायता की। इसका जो मंत्री था ताज उल मुल्क, वो सेना के साथ जाता था और विभिन्न इलाकों से राजस्व वसूल करके ले आता था। कोई नया क्षेत्र इन्होंने नहीं जीता। क्लियर है। दोआब क्षेत्र में सैन्य अभियान। दोआब तो समझ गए ना, दोआब क्या था, गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र जो अत्यधिक उपजाऊ था। खिज्र खान ने सर्वप्रथम 1414 ईस्वी में अपने वजीर ताज उल मुल्क के नेतृत्व में कटेहर, मतलब बिहार वाला इलाका, ये भी दोआब में ही शामिल था, कटेहर के विरुद्ध एक अभियान भेजा। उस समय वहां के राजा राय हरि सिंह थे। कटेहर कहाँ आता है, कटेहर वर्तमान में बिहार और यूपी बॉर्डर का हिस्सा है, जो कि दोआब क्षेत्र का एक स्थान था। मतलब गंगा और यमुना नदी वाला ही क्षेत्र था। कौन सा, कटेहर। कौन थे राजा कटेहर के, राय हरि सिंह। हरि सिंह ने पराजित होकर आत्मसमर्पण कर दिया। मतलब राय हरि सिंह ने अधीनता स्वीकार कर ली, किसकी, खिज्र खान की। और ये अभियान किसने किया था, ये अभियान किया था ताज उल मुल्क ने, तथा वार्षिक राजस्व देना स्वीकार किया। मतलब इस क्षेत्र के जो राजा थे हरि सिंह, उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली खिज्र खान की और ये वादा किया कि वे वार्षिक रूप से कर देंगे किसे, खिज्र खान को। इसी प्रकार बदायूं, ग्वालियर, काम्पिल्य, सीओर, चंदावर के विद्रोही सामंतों ने आत्मसमर्पण किया तथा वार्षिक कर देने के लिए उन्हें बाध्य किया गया। किसे, बाकी इन क्षेत्रों के जो भी सूबेदार थे जो विद्रोह कर रहे थे, उनके विद्रोह को भी शांत किया किसने, खिज्र खान ने। अब इसके बाद पश्चिमी प्रांत में विद्रोह। जो पश्चिमी प्रांत वाला क्षेत्र था वो किसके अधीन था, वो अधीन था खिज्र खान के पुत्र मुबारक शाह के। 1416 ईस्वी में बैरम खान के परिवार के सदस्यों ने विद्रोह करके सिंध पर अधिकार कर लिया। अपन पढ़ेंगे बैरम खान के बारे में आगे, जब हम अकबर के बारे में अध्ययन करेंगे या बाबर के बारे में अध्ययन करेंगे। बैरम खान के ही पूर्वज जो थे खिज्र खान के समय, उन्होंने व्यापक विद्रोह किया और सिंध क्षेत्र पर इन्होंने अधिकार कर लिया। अब ये इलाका किसके अधीन था, ये इलाका था खिज्र खान के पुत्र मुबारक शाह के अधीन। ठीक है। दिल्ली से भेजी गई शाही सेना ने विद्रोहियों को नियंत्रण कर सिंध पर फिर से अधिकार कर लिया। क्लियर है। दिल्ली से मुबारक शाह के पिता खिज्र खान ने सेना भेज दी और उन सैनिकों ने क्या किया, सिंध पर फिर से अधिकार कर लिया। इसके बाद भी पश्चिमी प्रांत में कई विद्रोह हुए। यहां पर पश्चिमी प्रांत से आशय आज के पाकिस्तान वाले क्षेत्र से है। ठीक है। वहां पे भी व्यापक विद्रोह होते रहे और ये पूरा पश्चिमी क्षेत्र किसके अधीन था, ये पूरा पश्चिमी क्षेत्र खिज्र खान के पुत्र मुबारक शाह के अधीन था और सिंध क्षेत्र उसके हाथ से निकल गया था क्योंकि बैरम खान के घर वालों ने अधिकार कर लिया था सिंध पर। लेकिन खिज्र खान ने सेना भेजी और सिंध क्षेत्र को वापस हासिल कर लिया गया। विद्रोहियों पर पूरी तरह नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा सका। ये एक कमजोरी थी किसकी, खिज्र खान की, कि वो पश्चिमी क्षेत्र के विद्रोहियों पर कभी भी नियंत्रण नहीं कर पाया। खिज्र खान ने अनेक सैनिक अभियान अपने वजीर ताज उल मुल्क के अधीन भेजे, किंतु कोई विशेष सफलता नहीं मिली। पश्चिमी क्षेत्र के विद्रोह को दबाने के लिए इसने बहुत से अभियान किए, लेकिन किसी भी प्रकार की सफलता इसे नहीं मिल पाई। खिज्र खान स्वतंत्र हुए प्रदेशों को अपने साम्राज्य में मिलाने में असफल रहा, क्योंकि हमने ये देखा था कि व्यापक अराजकता विद्यमान थी पूरे सल्तनत पर और बहुत से क्षेत्र स्वतंत्र हो गए थे, लेकिन उन क्षेत्रों को ये वापस से अपने साम्राज्य में शामिल नहीं कर पाया। इन राज्यों से केवल राजस्व की वसूली वो करता रहा। राजस्व देते रहे थे, लेकिन स्वतंत्र रूप से ये शासक शासन कर रहे थे।
किसी भी राज्य ने उसके समक्ष पूर्ण समर्पण नहीं किया और अंततः 20 मई 1421 ईस्वी को खिजर खान की मृत्यु हो जाती है। क्लियर है। और खिजर खान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुबारक शाह नया शासक बनता है। क्लियर है। बहुत ही नॉमिनल सी चीज़ है खिजर खान का अध्ययन, क्योंकि इसने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। जब ये सुल्तान बना, रैयत आला की उपाधि धारण की थी, तैमूर लंग से अपना सब कुछ दान करके चला गया था और इसने कभी स्वतंत्र सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ये हमेशा स्वयं को तैमूर लंग या उसके पुत्र शाहरुख का प्रतिनिधि ही मानता रहा। क्लियर है। उसके बाद कुछ छोटे मोटे विद्रोह हुए जिसको शांत करने के लिए इसने अपने समर्थकों को बड़े बड़े पदों पर नियुक्त किया, बड़ी बड़ी उपाधियों से नवाजा कि वो इसके लिए काम कर सके। सिर्फ इसने दोआब क्षेत्र पर आक्रमण किया था, विशेषकर कटेहर पर, और कटेहर के राजा थे हरि सिंह। हरि सिंह ने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी और इसे वार्षिक राजस्व देना स्वीकार किया था। बाकी जितने भी इलाके थे वहां से इसको वार्षिक राजस्व मिलता था और कोई विशेष इसने कार्य नहीं किया, क्योंकि इसका पूरा जीवन इन विद्रोहियों के विद्रोह को शांत करने में ही व्यतीत हुआ और अंततः इसकी मृत्यु हो गई 20 मई 1421 को। अब मुबारक शाह के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।